हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस, जिसमें आपको मैंने 2.1 का सारा कंसेप्ट समझा दिया था और इसके एग्जांपल्स भी करवा दिए थे। आपको मैंने एक्सरसाइज करने के लिए बोला था। मुझे नहीं पता कि आपने की है या नहीं की है, बट अब तक मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अगर आपने नहीं की है तो कर लेना, और अगर कर ली है कोई डाउट हो तो वो मुझे बता देना, ठीक है। आज हम करते हैं 2.2 का कंसेप्ट। हम अब इसमें वही चीज़ें करेंगे चैप्टर नंबर 2 में जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होगी उसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, या फिर अगर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी कम है और हमें सारा सिलेबस कवर करना है। तो देखो, सम बेसिक थ्योरम्स ऑन लिमिट, इस वाली थ्योरम को कर लेते हैं हम एक बार। थ्योरम है, इफ़ अ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू a not equals to 0, then there exists a positive number k and positive integer m such that mod of an is greater than k for all n greater than equals to m। ये क्या कह रहे हैं कि कोई सीक्वेंस है, अगर एक सीक्वेंस है ए एन जो कि ए को कन्वर्ज करती है और ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर के ऐसा एग्जिस्ट करेगा और एक पॉजिटिव इंटीजर एम ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जो सीक्वेंस है उसका मैं मॉड ले लूँ तो उसकी मॉड वैल्यू बड़ी होगी उस नंबर के से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। एम यानी कि मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस के अंदर अगर सीक्वेंस में आपके पास 10 तक टर्म्स हैं, अगर n की वैल्यू 10 है तो 10 और 10 के बाद वाली सारी वैल्यूज़ m क्या हो जाएगा, n यानी कि 10, यानी कि a10 a11, ये सारी बाद वाली टर्म्स जो होंगी उसका मतलब होता है ये। तो इन सब के लिए जो मॉड ऑफ ए एन की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी उस नंबर से, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो, सिंस ए एन इज़ कन्वर्जेंट टू ए नॉट इक्वल्स टू 0, हमें दे रखी है चीज़, वही हमने लिख दी। अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जन की डेफिनेशन आपको पता ही है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट, अब ये ए पे कन्वर्जेंट है तो हम क्या लगाएंगे, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए लेस होगा, इससे एप्सिलॉन से लेस होगा। ये मैंने क्या लगाई है, कन्वर्जन की डेफिनेशन लगाई है, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। अब यहाँ पे एप्सिलॉन को हम कुछ भी ले सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में एप्सिलॉन को क्या ले लिया, मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2। तो ए एन माइनस ए का मॉड लेस हो जाएगा किससे, मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2। अब मॉड ऑफ ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, मॉड ऑफ ए के अंदर मैंने माइनस ए एन ऐड कर दिया, ए एन को ऐड कर दिया और ए एन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को इकट्ठा रख लिया और इसको अलग रख दिया। ए माइनस ए एन, हाँ ए माइनस ए एन है, मॉड के अंदर है, नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, तो मैं इसको ए एन माइनस ए लिख सकती हूँ और ये एज इट इज़ लिखा। अब ए एन माइनस ए किससे लेस था, मॉड ऑफ ए डिवाइड बाई 2 प्लस मॉड ऑफ ए एन। तो यहाँ से क्या चल रहा था, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए किससे लेस आ गया, मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस मॉड ऑफ ए एन। तो मेरे को क्या शो करना है, मेरे को मॉड ऑफ ए एन निकालना है ना, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए एन की वैल्यू आ जाएगी। देखो देखो, इसको अलग अलग लिख सकती हूँ मैं, मॉड ऑफ ए एन माइनस बन जाएगा ये मॉड ऑफ ए एन माइनस ए है, ठीक है। इस वाली टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लिया है, इस वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लिया और ये वाला ए एन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ ए बाई 2 लेस देन हो जाएगा किससे, मॉड ऑफ ए एन से। हम इस वाली टर्म को इधर ले आए, इस वाली टर्म को इधर ले आए, ठीक है, ये कर दिया हमने। और क्या, अगर आप ऐसे करोगे, माइनस ऑफ ए है और यहाँ पे माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए बाई 2 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले दो, माइनस ऑफ 2a, इसका भी मॉड है माइनस, इसका भी मॉड है, तो क्या आ जाएगा ये, यहाँ पे ये टर्म क्या बन जाएगी आपकी, देखो ये वाली टर्म नहीं, हमने ये वाली टर्म नहीं, अब तक हम किसको सॉल्व कर रहे थे, मॉड ऑफ ए को सॉल्व कर रहे थे ना। तो बस सिंपली क्या किया, मॉड ऑफ ए माइनस इस टर्म को इधर लिया है, मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2, और इधर क्या रह गया, ए एन रह गया, ठीक है। ये वाली टर्म नहीं देखनी, हमने सिर्फ मॉड ऑफ ए को देखना है। मॉड ऑफ ए की ये वैल्यू थी, इस वाली टर्म को उधर ले गए और ये किससे लेस रह गया, ये किससे लेस हो गया, मॉड ऑफ ए एन से लेस हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे मॉड ऑफ ए एन निकालना है। तो जो मॉड ऑफ ए एन है, अब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ एलसीएम लेके, तो क्या बन जाएगा, ये 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ऑफ मॉड है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए बाई 2। तो मॉड ऑफ ए बाई 2 छोटा आ गया ए एन ऐसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख दिया कि मॉड ऑफ ए एन है वो बड़ा है किससे, मॉड ऑफ ए बाई 2 से। इस नंबर को मान लो अब के, इस नंबर को के मान लिया, तो हम लिख सकते हैं कि ए एन का मोड जो है वो बड़ा होगा के से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। यहाँ पे के का काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है। दोबारा से देख लो एक बार, अगर नहीं समझ आया तो।
ये ए एन सीक्वेंस थी, ए पे कन्वर्ज कर रही थी, तो कन्वर्जन की डेफिनेशन लगा दी कि मॉड ऑफ ए एन माइनस ए जो है वो लेस होगा एप्सिलॉन से। यहाँ एप्सिलॉन मैंने मॉड ऑफ ए बाई टू को ले लिया। देन मॉड ऑफ ए में मैंने ऐड किया ए एन को और सब्ट्रैक्ट किया ए एन को, इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखा और इसको अलग रखा। देन ये वाली टर्म इससे छोटी थी प्लस दिस, इस वाली टर्म को मैं यहाँ ले गई तो ये लेस रह गया मॉड ऑफ ए एन से। इसका एल्सियम ले दिया तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मॉड ऑफ ए एन जो है बड़ा है किससे, मॉड ऑफ ए बाई टू से। तो मुझे शो करना था तो मैंने इस नंबर को के मान लिया जो आया, तो यहाँ से आ गया कि मॉड ऑफ ए एन जो है वो बड़ा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। अब जो ये थ्योरम्स हैं इनका सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए, प्रूफ करने की कोई नीड नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आते हैं ये, बस आपको ये रिजल्ट जो है वो ध्यान देने चाहिए। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं हम सारे रिजल्ट। थ्योरम है इफ़ ए एन कन्वर्जेस टू ए एंड बी एन कन्वर्जेस टू बी देन प्रूव दैट। अगर ए एन ए को कन्वर्ज कर रहा है और बी एन बी को कन्वर्ज कर रहा है तो क्या होगा, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि ए एन प्लस बी एन को, सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन को ऐड कर दो, तो वो किस पे कन्वर्ज करेगी, जिस पे ए एन कन्वर्ज कर रहा था प्लस जिस पे बी एन कन्वर्ज कर रहा था। इसका प्रूफ दे रखा है, आप चाहो तो करके देख सकते हो, बट नहीं आते एग्जाम में इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, दूसरा है कि अगर आप इनकी सीक्वेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अगर सीक्वेंस ऑफ ए एन, अगर ए एन माइनस बी एन निकालोगे तो ए एन पे किस पे कन्वर्जन था, ए पे, बी एन किस पे कन्वर्जन था, बी पे, दोनों में माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा, ये किस पे कन्वर्ज करेगा, ए माइनस बी पे। अगर आपने ए एन को मल्टीप्लाई कर दिया के से तो वो किस पे कन्वर्ज करेगा, के इंटू ए एन किस पे कन्वर्ज कर रहा था, ए पे, तो के इंटू ए। अगर आप दोनों सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर दो तो ए एन किसको कन्वर्ज कर रहा था, ए को, इंटू बी एन किसको कन्वर्ज कर रहा था, बी को, तो वो ए इंटू बी को कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, अगर आपने मॉड ऑफ ए एन ले लिया तो मॉड ऑफ ए एन किस पे कन्वर्ज करेगा, मॉड ऑफ ए पे कन्वर्ज करेगा। अब अगर वन बाय ए एन कन्वर्जिज टू ए, देखो ए एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है, ए पे, तो वन बाय ए एन किस पे कन्वर्ज करेगा, वन बाय ए पे। कंडीशन क्या है कि ए एन जीरो नहीं होना चाहिए और ना ही ए जीरो होना चाहिए, तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर बी एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है, वन बाय बी पे, बी एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है, वन बाय बी पे, और ए एन किस पे कन्वर्ज कर रहा है, वन बाय ए पे। तो अगर मैं ए एन बाई बी एन कर दूँ तो ए एन बाई बी एन किस पे कन्वर्ज करेगा, ए बाई बी पे। कंडीशन है कि बी एन और बी ज़ीरो नहीं होने चाहिए। बस ये सारे प्रूफ दे रखे हैं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ओके, अब इसके बेस पे एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल समझ में आना चाहिए, इस तरह के एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। गिव एग्जांपल्स टू शो दैट सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन, ए एन माइनस बी एन, ए एन इंटू बी एन एंड ए एन बाई बी एन आर कन्वर्जेंट, बट ए एन एंड बी एन बोथ आर नॉट कन्वर्जेंट। ये कह रहे हैं कि ये सभी तो कन्वर्जेंट है। ऐसा एग्जांपल दो कि ये सब तो कन्वर्जेंट है बट ये जो दोनों है वो एक साथ कन्वर्जेंट नहीं है। मतलब जो अभी हमने ये पढ़ा इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ए एन अगर ए को कन्वर्ज कर रहा है, बी एन अगर बी को कन्वर्ज कर रहा है, तो ये सारे रिजल्ट होंगे। बट अब इसमें इन्होंने क्या कह दिया कि ऐसा एग्जाम्पल दे के दिखाओ कि जिसमें ये सारी चीज़ें तो सेटिस्फाई हो रही हैं बट ए एन और बी एन एक साथ कन्वर्ज नहीं कर रहे। ओके, तो देखो बड़ा आसान सा है। ए एन आपने क्या ले लिया, माइनस वन की पावर एन ले लिया, और बी एन आपने क्या ले लिया, माइनस वन की पावर एन प्लस वन ले लिया। अब देखो हेयर नीदर ए एन नॉर बी एन इज कन्वर्जेंट। यहाँ पे ए एन की वैल्यू निकालो। हमें किसका फर्स्ट क्या शो कर रही हूँ मैं कि ए एन प्लस बी एन जो है वो कन्वर्जेंट है बट ए एन और बी एन अलग अलग कन्वर्जेंट नहीं है, मैं ये शो कर रही हूँ। ए एन लो, ए एन क्या बनेगा, माइनस वन की पावर वन है तो माइनस वन देन माइनस वन देन माइनस वन देन वन, तो ये किसी एक नंबर पे तो कन्वर्जेंट नहीं होगी ना। इसको चेक करो अब, माइनस वन की पावर एन प्लस वन, एन को वन रखो, वन प्लस वन टू, माइनस वन का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव यानी कि वन, देन सेकेंड टर्म माइनस वन देन वन, तो ये माइनस वन 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 माइनस वन, एक ऐसे चलेगी एक ऐसे चलेगी, तो ये किसी एक नंबर पे कन्वर्ज तो कर ही नहीं सकती, एक पॉइंट तो आएगा ही नहीं इसमें कभी भी। तो ना तो ये कन्वर्जेंट है ना ये कन्वर्जेंट है, नहीं है ना। बट अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, इनको ऐड करना ज़रा देखो, ये पहले वाली क्या बनेगी, ये बनेगी, और दूसरे वाली क्या बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, माइनस वन प्लस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, तो क्या आएगा ज़ीरो। यानी कि ए एन प्लस बी एन को ऐड करने पे सिर्फ ज़ीरो आएगा, यानी कि एक ही वैल्यू आएगी, तो ये कन्वर्जेंट होगी ना। तो इसका मतलब ए एन और ए एन प्लस बी एन तो कन्वर्जेंट हो गई, लेकिन ना तो ए एन अलग से कन्वर्जेंट थी ना बी एन अलग से कन्वर्जेंट थी। एग्जाम्पल हो गया, क्लियर है। अब आ जाओ माइनस वाले पे। माइनस वाले में क्या किया, ए एन वाला तो यही सेम रखा और बी एन वाले में माइनस वन की पावर एन रख दिया। आपको पता है ये भी कन्वर्जन नहीं है, ये भी कन्वर्जन नहीं है, बट अगर मैं इनको माइनस कर दूँ, माइनस वन की पावर वन कितना होगा,
-1 होगा, देन 1 होगा, ये होगा। दूसरे में भी -1 होगा, 1 होगा, -1 होगा, 1 होगा। an माइनस बी एन, ये an है, ये bn है। an माइनस ऑफ माइनस bn, तो यानी कि -1 + 1, तो क्या आएगा 0। सारी टर्म्स आप करके देख लो, 1 - 1 0, -1 फिर से 0, तो ये सारी क्या आएंगी, 0 आएंगी ना। तो इसका मतलब ये 0 पे कन्वर्जेंट है। बट ना तो an कन्वर्जेंट थी, ना bn कन्वर्जेंट थी। हो गया ऐसा एग्जाम्पल, क्लियर है, समझ में आ गया। अब थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाओ। इनकी मल्टीप्लिकेशन दिखानी है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी यही ले लो सेम, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, -1 की पावर 2n बन जाएगा। इसको चेक करो, 1 पुट करो n को, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। n को 2 पुट करो तो 2 × 2 4, -1 की पावर 4 भी 1 होगा। n को 3 पुट करो 6, तो ये हमेशा 1 1 1 आता रहेगा। तो ये तो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। बट ये हमें पता कन्वर्जन नहीं है और ये भी हमें पता कन्वर्जन नहीं है। अभी ऊपर वाला सेम एग्जांपल तो है, वही है, क्लियर है। अब लास्ट रह गए कि an/bn तो कन्वर्जेंट हो, बट ये अलग अलग नाम हो। तो an आपने ले ली -1 की पावर n, bn आपने ले ली -1 की पावर n। इन दोनों को डिवाइड करो, किसी 5/5 करते हो तो 1 आता है ना, तो -1/n करोगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब 1 पे कन्वर्जेंट है, बट ना तो ये कन्वर्जेंट है और ना ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई। बहुत ही ईजी था, कुछ भी नहीं था। अब इस रिमार्क पे आ जाओ। mod of an implies mod of a may not imply that an approaches to a। ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं होता कि जो an है वो a पे अप्रोच कर रहा है। एग्जाम्पल से देखो, अगर an आपकी सीक्वेंस ये है -1 की पावर n, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 वैल्यू रखो यहाँ पे, n को 1 रखो -1, n को 2 रखो +1, n को 3 रखो -1, n को 4 रखो +1, यानी कि -1 + 1 -1 + 1 चलती रहेगी। हेयर an डज नॉट कन्वर्जेस, an तो कन्वर्जन नहीं है ना, क्योंकि इसमें एक लिमिटिंग पॉइंट नहीं आ रहा। बट मोड ऑफ an इज कन्वर्जेंट। अगर अब मैं इसका मोड ले लूँ तो सारी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, यानी कि 1 1 1 1 1। तो ये किसको कन्वर्ज करेगा, a को, 1 को कन्वर्ज करेगा। तो 10 मोड ऑफ an तो किसको कन्वर्ज कर रहा है, मोड ऑफ 1 को कन्वर्ज कर रहा है, जिसका मतलब 1 ही होता है। बट an डज नॉट कन्वर्ज टू 1। तो इसका मतलब ये समझा रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं होता, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर an कन्वर्ज नहीं कर रहा तो मोड ऑफ an भी कन्वर्ज नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। अगर an पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, अगर ये पॉजिटिव हो सारी तो मोड ऑफ an भी यही रहेगा। बट अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो मोड ऑफ an में वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो कन्वर्जेंस इसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ ये थ्योरम्स पे। इनके भी प्रूफ करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। इफ़ an कन्वर्जेस एंड bn डाइवर्जेस टू -∞, अगर an तो कन्वर्जेंट है और bn -∞ पर डाइवर्जेंट है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे ना तो वो भी -∞ पर डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, करना चाहो प्रूफ कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं करवा रही। इफ़ an एंड bn बोथ डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, देन an + bn डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। देखो, अगर एक कन्वर्जेंट दूसरा डाइवर्जेंट तो दोनों का एडिशन भी डाइवर्जेंट, यानी कि डाइवर्जेंट वाला बड़ा है। अगर क्वेश्चन में डाइवर्जेंट आ रहा है तो वो आंसर डाइवर्जेंट देगा। an भी डाइवर्जेंट, bn भी डाइवर्जेंट, तो इन दोनों को ऐड कर दो, वो भी डाइवर्जेंट। ठीक है, अगर an भी डाइवर्जेंट, bn भी डाइवर्जेंट, तो an bn दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो भी डाइवर्जेंट होएंगे इन्फिनिटी पे। अगर an डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे +∞ पे और bn डाइवर्ज कर रहा है -∞ पे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो -∞ पे डाइवर्ज करेगा। ठीक है, क्या देखा हमने, an कन्वर्जेंट हो, bn -∞ पे डाइवर्जेंट हो, तो डाइवर्जेंट आ गया। तो इसका मतलब अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वो -∞ पे डाइवर्जेंट होगा। अगर an इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, bn भी इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो वो भी इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेंगे। ये दोनों अगर इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करें, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो भी इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेंगे। अगर एक +∞ पे कर रहा हो डाइवर्ज, एक -∞ पे कर रहा हो, अगर आप उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो वो -∞ को डाइवर्ज करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा जी, उसके बाद ये थ्योरम भी पढ़ लेना। If a sequence an of non-negative terms converges to a, then prove that a is also non-negative। प्रूफ नहीं करना इसका, ये कह रहे हैं कि अगर सीक्वेंस है an नॉन नेगेटिव टर्म्स की यानी कि पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस an a को कन्वर्ज कर रही है, तो क्या होगा, जो a जिस पे वो कन्वर्ज कर रही है ना वो भी नॉन नेगेटिव होगा। यानी कि
पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस अगर एक नंबर पे कन्वर्ज कर रही है तो वो नंबर भी पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है? अगर नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस है तो जिस नंबर पे वो कन्वर्ज कर रही है तो वो नंबर भी नॉन नेगेटिव होगा। ओके, अब उसके बाद आ जाओ इस वाले पे। इफ़ an less than equals to bn for all n and limit n approaches to infinity an is equals to a and limit n approaches to infinity bn is equals to b then a less than equals to b। अगर ये कंडीशन है कि सीक्वेंस an जो है वो लेस देन इक्वल्स टू bn है, अगर an में n को इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो a आ रहा है, bn में n को इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो b आ रहा है, तो an की वैल्यू a और bn की वैल्यू b यहाँ पुट कर दो तो a जो है वो लेस देन इक्वल्स टू b हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? उसके बाद है ये वाली थ्योरम, ये तो हम करेंगे, ये वाली थ्योरम हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट हो जाती हैं आपकी मेन थ्योरम्स। एक तो स्क्वीज प्रिंसिपल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, देखो कितनी बार रिपीट हुई है। कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट, ये मैंने आपको जब पेपर डिस्कस करे थे तब भी दिखाया था कि कॉचीज वाली जो थ्योरम होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आती ही आती हैं, तो इनका हम डिटेल में प्रूफ आराम से करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद तो सारे एग्जांपल्स ही हैं। तो अब रहेगी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। एक तो ये स्क्वीज प्रिंसिपल, कॉचीज फर्स्ट थ्योरम, तो वो मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल आराम से तसल्ली से। इस वीडियो में सारा मुझे वो बताना था जो कि आपको सिर्फ पढ़ने का था, तो आप इनको इजीली पढ़ सकते हो जो भी रिजल्ट्स हैं, ठीक है। पढ़ के देख लेना। वैसे तो ना समझ में आने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इनके प्रूफ नहीं करने आपको, समझ में आएंगे होंगे, बस ये छोटी सी वीडियो थी इसके लिए। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिटेल में अच्छे से इन थ्योरम्स को करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।